उसको कैसे पढ़ना है, कितना सिलेबस पढ़ना है, कितना छोड़ना है, एग्ज़ाम के एक दिन पहले क्या क्या करना है, नोट्स कैसे बनाना है, कैसे नहीं बनाना है, क्या चीज़, कौन सी मिस्टेक को अवॉइड करना है, पूरा ही इस वीडियो में मैं क्लियर करने वाली हूँ। ठीक है, तो अगर आप ऐसे बच्चे हो जो जिनका फर्स्ट अटैम्प्ट है, उनके लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। एंड आज की जो वीडियो होने वाली है ना, ये सबके लिए ही बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। खासकर मैंने यहाँ पे वीडियो का टॉपिक डाल दिया, आप देख ही जाओगे। इस वीडियो में मैं सीएमए इंटरमीडिएट का पूरा सिलेबस, उसको कैसे पढ़ना है, कितना सिलेबस पढ़ना है, कितना छोड़ना है, एग्ज़ाम के एक दिन पहले क्या क्या करना है, नोट्स कैसे बनाना है, कैसे नहीं बनाना है, क्या चीज़, कौन सी मिस्टेक को अवॉइड करना है, पूरा ही इस वीडियो में मैं क्लियर करने वाली हूँ। ठीक है, तो अगर आप ऐसे बच्चे हो जो जिनका फर्स्ट अटैम्प्ट है, उनके लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इसमें मैं A to Z पूरी ही नॉलेज दूंगी क्या क्या करना है सीएमए इंटरमीडिएट में जाने के बाद। ठीक है, तो वेलकम बैक टू माई चैनल। लेट्स गेट स्टार्ट, वीडियो स्टार्ट करते हैं। Let's go. सबसे पहले सीएमए इंटरमीडिएट में आने के बाद ना, आपको सबसे पहला जो काम करना है वो प्रॉपर नोट्स बनाना, पूरा ही सिलेबस आपको ख़त्म करना है। प्लीज़ ये सेलेक्टिव स्टडी मत करना कि इतना पढ़ूंगा इतना नहीं पढ़ूंगा, मत करना, प्लीज़ मत करना। आई नो कि कई लोग सिलेबस देख के आप कहते हो कि 120 नंबर का पेपर आता है, 20 नंबर वाला छोड़ देता हूँ, 100 नंबर का पढ़ लेता हूँ, बट प्लीज़ ऐसे मत करना। प्रॉपर नोट्स बनाना, पूरा ही सिलेबस ख़त्म करना, कम से कम एग्ज़ाम से 1 महीने पहले आपका पूरा सिलेबस ख़त्म हो जाना चाहिए। आप अगर बोथ ग्रुप दे रहे हो तो 1.5 महीने पहले पूरा सिलेबस ख़त्म हो जाना चाहिए, क्योंकि उसके बाद आपको सिर्फ रिवीजन पे ही लगना है। उसके बाद आपको बैठ के अपना सिलेबस नहीं ख़त्म करना, उसके बाद जितना सिलेबस ख़त्म हो गया उसी को रिवीजन करना है। ठीक है, दूसरी मैं बात बता दूँ, जहाँ से कोचिंग लेना, प्लीज़ अगर आप सेल्फ स्टडी के लिए जा रहे हो तो हर वीडियो देखो जहाँ से आप इजीली पढ़ सकते हो। लेकिन अगर आप कोचिंग ले रहे हो, कहीं से कोचिंग क्लासेस परचेज़ कर रहे हो, प्लीज़ अच्छे जगह से परचेज़ करो, क्योंकि एक बार आपने कोचिंग या क्लासेस कहीं से भी ख़राब परचेज़ कर ली, वो पूरा आपका 6 महीने बर्बाद जाएगा, क्योंकि एग्ज़ाम टाइम तक आप उसी में फंसे रह जाओगे, उसी लूप में रह जाओगे। ना ही आपको पढ़ने में समझ में आएगा, ना ही अगर आपको अच्छे से टीचर गाइड नहीं करते। जो टीचर होते हैं ना, उनकी गाइड भी हमारे प्रिपरेशन में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो अगर आपके टीचर्स से का कम्युनिकेशन आपको नहीं समझ में आ रहा है, आपके टीचर्स क्या बता रहे हैं आपको नहीं समझ में आ रहा है, आप नोट्स नहीं बना रहे हो, तो ये सब बहुत प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। तो प्लीज़ वाइजली जो भी क्लासेस सेलेक्ट करनी है सेलेक्ट करो। इसके बाद मैं एक वीडियो लेके आऊँगी, मेरा एक्सपीरियंस सीएमए इंटरमीडिएट के जहाँ से भी मैंने क्लासेस परचेज़ की थी, तो आप वो वीडियो देख लेना, वो आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगी मेरे अकॉर्डिंग। ठीक है, थर्ड में आ जाती हूँ ना, नोट्स बना लिया आपने, प्रॉपर सिलेबस पूरा कंप्लीट कर लिया, टीचर्स अच्छे जगह से चूज़ कर लिया। चौथा मैं ना, इंस्टीट्यूट आपको जो भी मटेरियल दे रहा है ना, प्लीज़ उसको पढ़ो। हम कई बार नेगलेक्ट कर देते हैं। जैसे मैं अभी आपको बता दूं, इंस्टीट्यूट जो हमें एमसीक्यू बैंक लॉन्च किया है, मैं आपको बता दूं ना, इंटरमीडिएट के एग्ज़ाम में ना जो 15 क्वेश्चन एमसीक्यू के आते हैं, उसमें से 8 से 10 क्वेश्चन हमारे इंस्टीट्यूट के एमसीक्यू बैंक से ही होते हैं। ये मैंने खुद ही रियलाइज़ किया है। तो प्लीज़ एमसीक्यू बैंक सॉल्व करना स्टार्ट करो 1 महीने पहले। अगर आप 1 महीने पहले नहीं जा रहे हो ना, तो अभी आप जैसे पढ़ते जा रहे हो ना, और एमसीक्यू बैंक में ना, मैं सबसे खासियत बता दूँ आपको एमसीक्यू बैंक की ना, उसमें ऐसे नहीं है कि कहीं का एमसीक्यू कहीं में दिया है, हर चैप्टर वाइज उसमें एमसीक्यू दिया है। उसमें आपको थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा, चैप्टर को जहाँ जहाँ से आपको लग रहा है यहाँ से दूसरा चैप्टर होता है वहाँ मार्क कर लेना होगा, और जैसे आप एक चैप्टर खत्म करो उसका एमसीक्यू वहीं सॉल्व कर लो, ताकि आपके दिमाग में वो याद हो जाए, और एग्ज़ाम टाइम में आपका 30 मार्क्स सिर्फ एमसीक्यू से ही आ जाए। तो सिर्फ आपको 10-20 मार्क्स के लिए थ्योरी में या प्रैक्टिकल में मेहनत करनी पड़ेगी। तो प्लीज़ एमसीक्यू को स्ट्रॉन्ग करो। इंस्टीट्यूट हमको जो भी वो देता है ना, मटेरियल प्रोवाइड करता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उस पर बहुत फोकस करो। ठीक है, जो फोर्थ मेरा गाइड होगा ना, ये आपको ये होगा ना, प्लीज़ अपने स्ट्रेंथ पे ज़्यादा फोकस करो। दैट्स फिर अगर हमारे 4 सब्जेक्ट हैं, लॉ, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्टिंग, टैक्सेशन, उसमें से आपका एक पोर्शन तो होगा ना, एक सब्जेक्ट ऐसा होगा जो आपका 100% उसमें आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है, उसकी थ्योरी, उसके प्रैक्टिकल, उसके एमसीक्यू, उसको इतने अच्छे से तैयार कर लो ना, वो आपको एग्रीगेट लाने में हेल्प करेगा। दैट्स मीन अगर हमारे एग्रीगेट के लिए 200 चाहिए होता है, अगर आपके 2 सब्जेक्ट थोड़े आपसे नहीं भी हो पा रहे, जैसे अकाउंट, टैक्स, इसमें थोड़ी प्रॉब्लम भी हो रही है, बट आप एक सब्जेक्ट को ना ऐसे कर लो, या 2 सब्जेक्ट को ऐसे कर लो कि उसमें आपके 50 मार्क्स से अधिक आना पॉसिबल है। तो उसमें अगर आपके 50 मार्क्स से अधिक आ जाएंगे ना, तो आपका जो एग्रीगेट होगा ना, उसमें उसको बनने में कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, ईजिली आप एग्रीगेट को क्लियर कर सकते हो। एमसीक्यू आपने सॉल्व कर लिया, उससे 30 मार्क्स आ गए,
10-20 मार्क्स के लिए आपको मेहनत करनी है और उसके बाद अपना एग्रीगेट क्लियर कर लेना है। तो जो सब्जेक्ट आपका बहुत अच्छा है उस पर ध्यान दो। कई बार लोग कहते हैं ना कि जो वीक है उस पर ध्यान दो, जो अच्छा है वो तो अच्छा है ही नहीं, जो अच्छा है उस पर और अच्छा ध्यान दो, ताकि उसमें आप 70, 80, 95 जितना पा सको उसमें पा सको। एग्रीगेट में आपका वही नैया पार लगाने वाला है, बाकी कोई सब्जेक्ट नहीं आएगा एग्रीगेट के लिए, ठीक है। बाकी सब तो आप 14 मार्क्स ला लो, क्लियर हो जाएगा, बट एग्रीगेट के लिए वही सब्जेक्ट आपको हेल्प करेगा, ठीक है। अब आ जाते हैं पांचवें जो हमारे टॉपिक पे है ना। पांचवा मैं आपको बताऊंगी शॉर्ट नोट्स बनाने की हैबिट डालो अभी से। अगर आपका फर्स्ट अटेम्प्ट है या फिर आपके अटेम्प्ट लग चुके हैं, मैं आपको यही एडवाइस दूंगी ना, जितना ही आप शॉर्ट नोट्स बनाओगे उतना हेल्पफुल रहेगा। इसका मतलब मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप एक्सप्लेन जैसे लॉन्ग फॉर्म में नोट्स नहीं बनाओ, आप लॉन्ग फॉर्म में भी बनाओ, शॉर्ट फॉर्म में बनाओ। अब शॉर्ट फॉर्म में बनाने का तरीका कैसे है मैं बता दूँ आपको। दैट्स मीन हमने कोई टॉपिक लिया, जैसे ऑडिटर वाले चैप्टर का ही हमने टॉपिक लिया और उसके ही क्वेश्चन लिए, उसके जो मेन पॉइंट है ना उसको आप एक जगह समराइज करके लिख लो, ताकि एग्ज़ाम से 1 घंटे पहले, एग्ज़ाम पे के सेंटर पे जाने के बाद, एग्ज़ाम में जाने से पहले 1 घंटे जो हमारी नर्वसनेस होती है ना, उसमें हम पूरा उस टॉपिक को देखें, वो नहीं पॉसिबल हो पाता। उस टाइम आप सिर्फ वो छोटी सी कॉपी ले लो या बड़ी सी ले लो, उसमें आप वो 10 पॉइंट पढ़ लोगे ना, आपको पूरा याद हो जाएगा। और उसके बाद आप एग्ज़ाम पेपर में बैठो, इज़, एम, आर, वाज, वर्ड, जो भी सेंटेंस आपको बनाना है बना लो, बस वो की पॉइंट्स उसमें डाल लो, मेंशन कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। अगर आप बोथ ग्रुप के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो भी ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि आपको कंप्लीट OMSM की थ्योरी नहीं रटनी बैठनी है, आपको शॉर्ट नोट्स बनाने हैं। आप अगर मुझसे बोलोगे ना, मैं टेलीग्राम पे अपने OM के शॉर्ट नोट्स प्रोवाइड करूँगी थ्योरी के, मैंने इतने अच्छे से बनाया ना, आप एक एक पॉइंट देखोगे ना आपको याद हो जाएगा। दैट्स मीन अगर बेनिफिट अगर हम पूछ लेते हैं ना कि व्हाट इज़ बेनिफिट ऑफ कंपनी, उसका एक एक पॉइंट याद कर लो। जैसे पहला सेपरेट एंटिटी, दूसरा उसका क्या बेनिफिट है, सेपरेट फ्रॉम एंटिटी, मतलब ऐसे ही जितने भी पॉइंट है आप उसको 10 पॉइंट्स 5 पॉइंट में समराइज करो। अब तो हमारे पास सबसे अच्छा चैट जीपीटी है, आप उस क्वेश्चन को उस पर डालो और उसके बोल दो जो की पॉइंट्स है उसको समराइज करके दे दो, ठीक है, वो दे देगा आपको, ठीक है, इजीली हो सकता है, ठीक है। अब आ जाते हैं छठवें पॉइंट के ओर। छठवां पॉइंट मैं आपको ये बताऊंगी ना, प्लीज़ फार्मूला बुक बनाओ, अपना फार्मूला बुक बनाओ। कितना भी आपको आप जहाँ से क्लासेस लोगे वहाँ से मिलेगा, बट नहीं, अपना फार्मूला बुक बनाओ। अब किस किस सब्जेक्ट के लिए मैं फार्मूला बुक करा बता रही हूँ, मैं वो भी बता देती हूँ। सबसे पहले कॉस्टिंग, दूसरा OMSM, तीसरा FMBDA, चौथा मैनेजमेंट अकाउंटिंग। इन सब सब्जेक्ट को आप पढ़ने बैठोगे ना, इसमें इतने ही ज़्यादा फॉर्मूले हैं कि आप एक बार में उसको याद नहीं रख सकते। एग्ज़ाम के टाइम तक आपको उसको रिवीजन की ज़रूरत है, और हर बार पॉसिबल नहीं हो पाएगा कि आपने जो नोट्स बनाया है उसको एक एक पन्ना पलट के और उसको याद करना। आपको एक छोटी सी कॉपी बना लेनी है, उसमें हर चैप्टर के फॉर्मूला वाइज लिख दो। जैसे अब हम आ जाते हैं ना OMSM में जो आपके हर चैप्टर में फॉर्मूले हैं ना, उसको एक जगह लिख लो हर चैप्टर का, ठीक है। तो उस 1 घंटे में ना, एग्ज़ाम से पहले जो 1 घंटे बचेगा, या फिर आप बोथ ग्रुप के लिए अगर प्रिपेयर कर रहे हो तो शाम के 5 बजे आपका एग्ज़ाम खत्म हुआ, नेक्स्ट डे आपका 2 बजे से फिर अगेन एग्ज़ाम है, उसमें पूरा क्वेश्चन प्रॉपर रिवीजन करना नहीं पॉसिबल हो पाता। उस टाइम पे अगर आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को रिवीजन कर लोगे और सिर्फ इन फॉर्मूले को देख लोगे, एग्ज़ाम में जाने से पहले एक बार देख लोगे, बहुत ही हेल्पफुल रहेगा, मैं सच बता रही हूँ। ये चीज़ आप अपने हैबिट में डालो, और अभी से एक सेपरेट कॉपी बना लो। मैं आपको अभी दिखा देती, मेरे पास इतनी छोटी सी नोटबुक है, मैंने उसमें FMBDA से लेके सारे सब्जेक्ट के नोट्स मतलब फॉर्मूले लिखे हुए हैं, ठीक है। FMBDA में अगर आप देखोगे रेशियो चैप्टर में इतने ज़्यादा ही फॉर्मूले हैं ना, कि अगर आप अपना नोट्स पूरा ऐसे खोलते बैठे ना तो एग्ज़ाम टाइम में आपका बहुत ही प्रॉब्लम हो जाएगी। इसीलिए प्लीज़ फार्मूला बुक बनाओ, ठीक है। और सबसे लास्ट और सबसे इम्पोर्टेंट मैं आपको ये बताऊंगा ना, मेक अ स्टडी प्लान। मतलब आप ऐसे सिर्फ एमलेस होके पढ़े जा रहे हो, कोई इसका रिजल्ट नहीं आएगा। दैट्स मीन अगर आप बोथ ग्रुप के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तब तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, सिंगल ग्रुप के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बोथ ग्रुप में बहुत हम लोग के पास हेडेक हो जाता है, 1 बाई 1 एग्जाम आते जाते हैं। सिंगल ग्रुप का थोड़ा एक होता है कि 1 डे के अल्टरनेट डे पे एग्जाम होते जाते हैं, ठीक है। अगर आप अपना प्लान नहीं बना रहे हो, मेरे जैसे इंसान, जैसे मैं आपको अपना हैबिट बताऊँ ना, अगर मुझे लॉ में इंटरेस्ट आ गया, मैं आज पूरे दिन लॉ ही पढ़ती जाऊँगी। मुझे फाइनेंशियल अकाउंटिंग में इंटरेस्ट आ गया, पूरे दिन फाइनेंशियल अकाउंटिंग में पढ़ जाऊँगी। प्लीज़ इस चक्कर से बचने के लिए ना, तो अपने, अगर आपका
बोथ ग्रुप है तो उसको इस पार्ट से डिवाइड कर लो ना, एक प्रैक्टिकल एक थ्योरी, एक प्रैक्टिकल एक थ्योरी में जरूर दिन में 4 सब्जेक्ट तो पढ़ना ही है, टोटल दिन और रात में मिला के। वरना ना ऐसे होगा ना तो आप सिर्फ एक ही सब्जेक्ट पे ध्यान देते जाओगे, बाकी सारे सब्जेक्ट होंगे जो छूट जाएंगे और उनमें आप ज़्यादा फोकस नहीं दे पाओगे, ठीक है। अब मैं बता दूँ ना, लास्ट मैं इस बात पे फोकस करना चाहती हूँ ना कि अगर आपने कहीं से क्लासेस ले ली है, ठीक है, अब वो क्लासेस आपको नहीं उतना हेल्पफुल कर पा रही हैं। हो सकता है हम लोग स्टार्टिंग में क्लासेस देखते हैं तो बहुत अच्छी लगती हैं, फिर बाद में वो हमें उतनी बेनिफिट नहीं दे पाती है, उतना हमें नहीं समझ में आता है वहाँ से। तो उस टाइम पे क्या करें, तो प्लीज़ अब उस पर फोकस करना ये बंद कर दो कि यार इतने पैसे वेस्ट हो गए, अब मैं इसी से पढ़ूंगा। इस चक्कर में मत पढ़ो, यूट्यूब पे जाओ, रिसोर्सेज देखो आपके लिए और क्या क्या अवेलेबल है। अब नया क्लास खरीदना इतना पॉसिबल नहीं हो पाता है, तो यूट्यूब पे जाके सर्च करो, आपको कई सारे फ्री क्लासेस, फ्री सेल्फ स्टडी के लिए मिल जाएंगे और वहाँ से पढ़ना स्टार्ट करो। अगर ऐसा कोई सब्जेक्ट है जहाँ जिसकी क्लासेस आपने ले ली है बट उसका कोई बेनिफिट नहीं हो रहा है, तो यूट्यूब पे जाके उसके अल्टरनेट फ्री रिसोर्सेज खोजो और मिल जाएंगे। इतना कोई डिफिकल्ट नहीं है, हमारे सारे सब्जेक्ट के फ्री रिसोर्सेज वहाँ पड़े हुए हैं। आप सेल्फ स्टडी करना चाहते हो तो भी आपके लिए बहुत ही टफ बात नहीं है, बट इतना ईजी भी नहीं है, ठीक है। तो मेरे साइड से यही 4-5 पॉइंट है जिन पे आपको ध्यान देने की नीड है। अगर आप इन पे ध्यान दे देते हो तो आप सच में एक अच्छा स्कोर करके पास हो सकते हो, फर्स्ट अटैम्प्ट में आप क्लियर कर सकते हो। तो अगर आप किसी इंसान से पूछो ना तो सबसे एक मैंने कहीं कोट पढ़ा था कि ना कि किसकी एडवाइस लेने से ज़्यादा बेहतर होती है। तो जो इंसान जिसके अटैम्प्ट लग गए होते हैं ना, वो आपको कुछ अच्छा सा ही एडवाइस देगा, क्योंकि उसको पता होता है कि उसकी कमी कहाँ कहाँ रही है और कहाँ कहाँ आगे वाले इंसान को ध्यान देना चाहिए। तो इतना सारा था मेरे साइड से पॉइंट, हो सकता है मैंने कहीं इधर उधर भी बोला हो, या फिर आपको इसमें से किसी भी और नेक्स्ट टॉपिक पे कोई वीडियो चाहिए तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना। आपकी कोई भी क्यूरी हो तो प्लीज़ उसको भी कमेंट करके बताना। मेरे लिए कोई सजेशन हो वो भी कमेंट करके करना। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मुझे अगर आपको कोई क्यूरी होगी तो मुझे टेलीग्राम, इंस्टाग्राम या ईमेल पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है। मैं एक और बात बता दूँ ना, अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर रहे हो तो प्लीज़ अपनी क्यूरी पूरी लिख के भेजा करो। आप ऐसे मुझे हेलो करके मैसेज कर देते हो तो बहुत सारे डीएम पड़े रहते हैं, मैं नहीं समझ पाती हूँ कि आप ही लोग हो, तो मुझे ये एक्सेप्ट करना चाहिए। अपनी क्यूरी लिख दो ताकि मैं समझ जाऊँ कि हाँ आप ही लोग हो, तो मैं एक्सेप्ट करके आपको वहीं रिप्लाई दे दूँगी और ईजी हो जाएगा, ठीक है। तो बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय।